सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं कक्षा नौवीं और कक्षा 10वीं के छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल शास्त्री प्रदीप कुमार के नाम का है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि, अनुपयुक्त व्याकरण। संधि क्या है? ये संधि अथवा संहिता। संधि क्या होती है कि दो वर्णों के चाहे वे स्वर हो या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल, दो वर्ण जो है वो चाहे वो स्वर है वो या व्यंजन है, उनको मिलाने से जो उसकी जो ध्वनि में विकार परिवर्तन होता है, विकार होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि अथवा संहिता कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनके मिलाने पर जो परिवर्तन होता है, उसको बोलने में जो उसके अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा में अर्थी, विद्या होता है विद्या और अर्थी होता है ग्रहण करना, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो विद्या को ग्रहण करने वाला कौन होता है? विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। अब इसमें आ स्वर है और आगे भी स्वर पड़ा हुआ है, तो स्वर को स्वर के साथ मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। उसी तरह से वाक जमा में ईशः। अब वाक ये क हलंत है, इसमें स्वर नहीं है और ईश आगे बड़ी ई है, तो इसको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वाक जमा में ईश, वागीश। तो अब आगे आता है कि संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? कि संधि के 3 भेद हैं। अच संधि, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि, जो हम ये विसर्ग लगाते हैं, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो क पहले आती है अच संधि। अच संधि को हम क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया आपको कि हम अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो अत्यंत निकट स्वरों के मिलने से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है, दो अत्यंत निकट, जो करीब के दो स्वर हैं, उनको मिलाने पर, जैसे अ जमा में अ आ, तो इनको जो मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे अच संधि अथवा स्वर संधि कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि और छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पररूप संधि और आठवां है प्रकृतिभाव संधि। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि 8 प्रकार की हमारी संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद पहला आता है कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? क्या होता है? कैसे होती है? क्या होती है दीर्घ संधि? तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या होता है? छोटा, और दीर्घ क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ अथवा रि से परे, रि से परे
दूसरी ओर स्वर परे स्वर्ण, दूसरे स्वर्ण वर्ण जो है वो चाहे ह्रस्व या दीर्घ हो, अ इ उ अथवा री होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ वर्ण हो जाता है। एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में जो स्वर इनमें से आए, पूर्व पद में अगर अ है और उत्तर पद में भी अ है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अ जमा में अ। अब ये पूर्व पद ये आ गया और ये आ गया उत्तर पद, तो इसको क्या हो जाएगा, आ। तो इसका नियम क्या है कि यदि अ या आ से परे अ या आ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे ही पहले बताया कि अ और आ। अब इसके स्थान पर अगर आ आता है फिर भी क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। तो उदाहरण के लिए परम जमा में अर्थ। अब परम यहाँ पर अ है, म के अंदर अ है और आगे क्या है, अर्थ अ पड़ा हुआ है। यहाँ इसके उत्तर पद में भी अ है और पूर्व पद में भी अ है। ठीक है, तो परम जमा में अर्थ बराबर है परमार्थ। इसको मिलाने पर अ और म के अंदर जो अ है इसको मिलाने पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, परमार्थ। उसी तरह से उत्तम, उत्तम जमा में अंगम, उत्तम जमा में अंगम, उत्तमांगम। हिमालय, हिम जमा में आलय। विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। न जमा में अस्ति, न जमा में अस्ति, नास्ति। च जमा में अस्ति, चा अस्ति। देव जमा में आल्य, देवाल्य। देव होता है देवताओं और आल्य होता है मंदिर, जहाँ देवता निवास करते हैं, कहाँ, मंदिरों में। तो देव आलय देवताओं का आलय, मंदिर, देवालय। शिक्षा जमा में अर्थी, शिक्षा विद्या और अर्थी ग्रहण करना। अर्थी का होता है ग्रहण करना और शिक्षा को ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी। ठीक है, रतन जमा में आकर, रतन जमा में आकर, रत्नाकर। ईश्वर जमा में अधीन, ईश्वराधीन। तो इसी तरह से ये दीर्घ संधि हो जाती है, यहाँ पर सभी दीर्घ संधि कहलाती है। अब दूसरा नियम क्या है इसका, यदि ई से परे ई हो, ई अगर पूर्व पद में है और उसके उत्तर पद में भी ई हो तो दोनों को ई हो जाता है, दोनों को ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाएगी। जैसे मही, मही जमा में इंद्र। अब ई से परे ई हो तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर उत्तर पद में इसके क्या है, छोटी ई है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे मही जमा में इंद्र, महिंद्र। कभी यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर इसके पूर्व पद में भी छोटी है और उत्तर पद में भी छोटी है, इसको भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कवि जमा में इंद्र, कविंद्र। गिरि जमा में ईश। अब यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर भी इसको क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। गिरि जमा में ईश, गिर ईश। लक्ष्मी जमा में ईश्वर। अब यहाँ पर भी बड़ी ई है, यहाँ पर भी पूर्व पद में भी बड़ी ई है और उत्तर पद में भी बड़ी ई है, तो इसको क्या हो जाएगा, बड़ी ई। लक्ष्मी जमा में ईश्वर, लक्ष्मीश्वर। इसी तरह से कवि जमा में ईश, कवीश। परि जमा में ईक्षा, परीक्षा। प्रति जमा में ईक्षा, प्रतीक्षा। सुधि जमा में इंद्र, सुधींद्र।
तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे अगली वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तब तो आप सबका धन्यवाद।